हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो गणित है प्रश्नावली 4.3 को वन शॉट वीडियो में हम सीखेंगे। और ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़े नंबर पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। देखो, मूलों का अस्तित्व कब होना है वो हम जान लेते हैं। मूलों के अस्तित्व की जब भी बात करेगा, देखो हम जानते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण, ठीक है, इसके बारे में आप जानते हो। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ इस a का मान कभी भी 0 नहीं होता है। x² का जो भी गुणज होता है उसका मान कभी 0 नहीं होता, ये चीज़ हम जानते हैं। तो जब भी अस्तित्व की बात होगी, अस्तित्व के लिए, और ये चीज़ अभी आपको इस प्रश्नावली के साथ साथ प्रश्नावली 4.4 में भी मदद करेगी। अस्तित्व के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, विवेचक। ठीक है, विविक्तिकर कहते हैं इसको, विविक्तिकर को विवेचक भी कहा जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसी वजह से इसको डी से दर्शाया जाता है, जिसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। ठीक है, डी विविक्तिकर विवेचक, इसका सूत्र क्या होता है b² माइनस के 4ac। यदि यदि 3 केस होते हैं, यदि आपका डी का मान पॉजिटिव में आता है, यानी कि धनात्मक आता है, ठीक है, तो क्या होता है, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ठीक, और अगर यदि देखो, जब जब वास्तविक होगा ना, यानी कि अस्तित्व है, ये वास्तविक है यानी कि मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अगर डी का मान पॉजिटिव में है, धनात्मक आता है, ठीक है, तो मूल वास्तविक होता है। और दोनों के दोनों जो मान होते हैं, एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो 2 मूल होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे। ठीक, अगर डी का मान 0 आता है, ठीक है, 0 का मतलब समझते हैं शून्य आता है, तो क्या होता है, तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, दोनों के दोनों मूल एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, अस्तित्व होता है। जब जब वास्तविक आएगा तो अस्तित्व होता है। यदि तीसरा जो केस है, यदि, ठीक है, अगर डी का मान माइनस में आ जाता है, ठीक है, अगर डी का मान, विविक्तिकर का मान माइनस में आता है, ऋणात्मक आता है, तो अस्तित्व नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक, और इस तीसरे केस में आपका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो हमें प्रश्न में बोला है ना अस्तित्व के लिए, तो ये बताना मेरे को ज़रूरी था। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हमारे पहले प्रश्न में, प्रश्नावली 4.3 में। ठीक है, प्रश्नावली 4.3 में। सो देखिए, सबसे पहले वाले कह रही थी, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो विधि कौन सी लगानी है, पूर्ण वर्ग लगानी है। पहले चेक करना अस्तित्व है या नहीं है। चलिए स्टार्ट कर दे, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का पार्ट 1 है। ठीक है, हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है
2x² माइनस के 7x प्लस 3 बराबर 0, यही दे रखा है हमें। ठीक, तो देखिए ए के स्थान पर क्या है, x² गुणज 2 है, बी के स्थान पर क्या है, माइनस के 7 है, और सी के स्थान पर क्या है, 3 है। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के, ज़रूर चेक करें। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है विविक्तिकर। इसे विविक्तिकर को विविचक भी कहते हैं, विविक्तिकर लिख देता हूँ, जिसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। ठीक, b का मान है माइनस के 7 स्क्वायर 4, e का मान है 2, c का मान है 3, माइनस का वर्ग करने प्लस होता है 7 49, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक, तो 49 में से 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 25। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि d का मान धनात्मक है, इसीलिए मूलों का अस्तित्व होगा। अगर मूलों का अस्तित्व है तो फिर हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। ये प्रश्न बोला है उसने, तो हम हल करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो देखो, पूर्ण वर्ग विधि जब लगाओगे ना, तो यहाँ पर आपको 2 तरीके के पद मिलेंगे। देख, जैसे पूर्ण संख्या मिलेगी। ठीक है, मैं आपको संख्या बता देता हूँ, जैसे 1, जैसे 4, जैसे 9, 16, 25, 36। अगर इस प्रकार की संख्या है तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग, 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, 9 को लिख सकता हूँ 3 का वर्ग, 16 को लिख सकता हूँ 4 का वर्ग, इस तरीके से। लेकिन इसके अलावा कोई अगर संख्या आ जाती है x² के गुणज में, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ x² गुणज क्या है, 2 है, इस तरीके की संख्या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर विधि का नाम लिख देते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, और समीकरण जो है वो लिख लेते हैं। क्या है समीकरण, 2x² माइनस के 7x प्लस 3 बराबर 0, यही है। तो मैंने अभी बोला कि भैया ये नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी x² गुणज होता है उससे पूरे समीकरण में भाग देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 से भाग देने पर। 2 प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें या तो पूर्ण संख्या होगी या फिर पूर्ण संख्या नहीं होगी। ये पूर्ण संख्या नहीं वाला है। अभी ये क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूर्ण संख्या होगा भी। 2 से भाग देने पर दोनों तरफ, तो यहाँ से जब भाग दोगे, 2x² बट्टे में 2 है, 7 के बट्टे में 2 है, यहाँ पे लग जाएगा 3 के बट्टे में 2, और ये हो जाएगा 0 के बट्टे में 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 घटा, यहाँ से बचेगा सिर्फ x², यह आ गया 7 बट्टे 2x, और यह 3 बट्टे 2, और 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है। ठीक, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो अब ये पूर्ण संख्या बन गया है, इसको मैं लिख सकता हूँ x का वर्ग। ठीक, ये जो पद होता है ये a की जगह पे होता है। ठीक है, a की जगह पे क्या है, प्रश्न में x है, और ये जो पद होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पद होता है ये होता है 2ab का, ये पद होता है 2ab का। तो अभी यहाँ आप लिखोगे, एक्चुअली हमें b का मान निकालना होता है, और फिर इसमें b² जोड़ना होता है और घटाना होता है। हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास 2ab की जगह पर है, चिन्ह से भी कोई मतलब नहीं है, 7 बट्टे 2x। ठीक, 2a का मान हमारे पास क्या है, x, ये b, इधर भी x, इधर भी x कटा, 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, b का मान मिल गया। आपको हर प्रश्न में ऐसे b का मान निकालना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, b मिल गया, अब आपको b² इधर इस समीकरण में जोड़ना और घटाना पड़ेगा। हम जोड़ भी रहे हैं और घटा भी रहे हैं तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे
समीकरण 1 में बी स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, तो देखो कैसे लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2x। अब जोड़ना है आपको, जोड़ दिया बी स्क्वायर और फिर घटा भी दो, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि जोड़ भी रहे हैं और घटा भी रहे हैं, दे भी रहे हैं और फिर ले भी ले रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग के 3 टर्म देखने देखो। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस आ चुका है, तो जब माइनस आ चुका है तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वो लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर तीनों के तीनों पद प्लस के होते तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगता। तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, ए की जगह पर तो एक्स था और बी की जगह पर क्या आया था 7/4। ठीक है, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है इसको खोल दो, यही आ जाएगा। और ये जो संख्या है इसको उठाकर बराबर के उस तरफ ले जाना है, बाकी चीज़ें जो बच जाती हैं नेगेटिव का इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये पॉजिटिव वाला इधर के क्या हो जाएगा नेगेटिव का। ठीक, अब इसको हल करेंगे, पहले इसको हल करो। 7 7 49, 4 चक्को 16, ये है 3/2, लॉसअप आ जाएगा 16, 16 एकम 16, 1 को 49 से उड़ा करेंगे वही रहेगा, 3 8 16, 8 3 24, तो कुल मिला के ये आ गया 25/16 इस तरफ। और इधर हमारा क्या है x माइनस 7/4 का वर्ग। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्गमूल लेना है, तो यहाँ लिखेंगे वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेने पर तो यहाँ आ जाएगा ये चीज़ और यहाँ लग जाएगा प्लस माइनस। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल लेने पर इस तरफ प्लस माइनस लगेगा। अब आपको एक बार प्लस का लेना है और एक बार माइनस का लेना है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो जैसे ही प्लस चिन्ह लेंगे देखो क्या हो जाएगा, बाई वाला तो वैसे का वैसे रहेगा, ये प्लस का लिखोगे 5/4। ठीक है, अब क्या होगा देखो दोस्त, ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस का। देखो इसके बट्टे में भी 4 है, इसके बट्टे में 4 है, जब दोनों के बट्टे में 4 होता है तो लॉस ऑफ वही रहता है और ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है। 5 + 7, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, बट्टे में 4, तो 4 3 12, यानी कि x का जो एक मान आएगा वो आएगा 3। कितना आएगा 3 आएगा। अब आपने प्लस चिन्ह लिया है, अब आपको क्या लेना है दोस्त, माइनस चिन्ह लेना है। ठीक, अब आप सेकंड बार में लिखोगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा देखो, इधर क्या है x माइनस 7/4 और माइनस लिया तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 5/4। ठीक है, माइनस का चिन्ह ले लिया। अब देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, और ये तो पहले से इधर माइनस का है, दोनों के बट्टे में क्या है 4, तो लॉस ऑफ वही आ जाएगा, जब नीचे समान रहता है ऊपर वैसे का वैसे होता है। 7 में से 5 घटाएंगे 2, बट्टे में 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान क्या आ गया 1/2 आ गया। तो दोनों मूल हमें मिल गए। ये होती है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, बहुत आसान विधि है और इम्पोर्टेंट भी है। कक्षा 10 में इस विधि सीख रहे हो ना, तो कक्षा 11 में भी चाहिए होगा, कक्षा 12 के प्रश्न मैथ जब करोगे तो भी इस विधि का हमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये विधि सीख लो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, आराम से हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगले प्रश्न में आने से पहले ना इस प्रश्न को एक बार दोबारा वीडियो खोल के देख लो, उससे बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पूरा सटीक तरीके से आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में हमें दे रखा है 2x² + x - 4 = 0। ये द्विघात समीकरण हमें दे रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक स्थान पर क्या है x² × 2
बी के स्थान पर क्या है, एक्स का गुणज कुछ नहीं है, जब होता है तो 1 होता है। और सी के यहाँ अचर पद -4। हमें प्रकृति चेक करनी है। प्रकृति के लिए जब भी प्रकृति बोलेगा ना, आपको क्या निकालना है, विविक्तिकर निकालना है। क्या निकालना है, विविक्तिकर। डी सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। बी क्या है, 1, 4, ए का मान है 2 और सी का मान है -4। ठीक है, 1 का वर्ग 1, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। 4 दूनी 8, 8 चौके 32। तो ये क्या आ गया, 32 और 1 33 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 33 आ गया। प्लस में, अगर प्लस में आता है या 0 आता है तो क्या होता है, तो अस्तित्व होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी का मान धनात्मक है, इसलिए यह मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होगा। जब जब वास्तविक होता है यानी कि अस्तित्व है। ठीक है, अब निकालना कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। अब आ जाओ, चूंकि हमें क्या दे रखा है, 2x² + x - 4 = 0। अब इसमें भी देखो, यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं दे रखी है, तो हमें x² के जो भी गुणज होगा उससे भाग देना है। x² गुणज क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 से भाग देने पर दोनों तरफ। दो से भाग देने पर, 2 से जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ भाग दे दिया। जो भी काम करना है हमें दोनों तरफ करना है, तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2 से 2 कटा, यहाँ बचेगा x², यहाँ से आ जाएगा x/2, 2 दूनी 4 और 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। ये हमें समीकरण नंबर 1 मिल गई। ठीक, अब इसको ढंग से लिखेंगे। देखो, इसको x² को मैं लिख सकता हूँ x का वर्ग, है ना। तो चूंकि हमारे पास a के स्थान पर क्या है, x है, और ये वाला पद क्या होता है, 2ab का। 2ab की जगह पे क्या है, x/2। हमें b का मान निकालना होता है। ठीक, फिर b का मान निकालने के बाद b² हमें जोड़ना और घटाना होता है। अब देखो, यहाँ पे a का मान क्या है, x, और b का मान हमें निकालना है, x एक कम x। ठीक, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में आ गया, यानी कि b का मान क्या आ गया, 1/4। 2 दूनी 4 होता है, b मिल गया। अब हमें क्या करना है, b² को यहाँ जोड़ना है और क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो करते हैं। देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में b² जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, यहाँ जोड़ेंगे और घटाएंगे, x² x/2। b² क्या था, 1/4। b हमारे पास 1/4 था ना, तो b² 1/4 के स्क्वायर को जोड़ेंगे और 1/4 के स्क्वायर को घटाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के तीनों पद देखो प्लस के हैं, यानी कि यहाँ पर सूत्र लगेगा a + b का होल स्क्वायर। क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि तीनों पद प्लस के हैं, तो यहाँ लगेगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ लग जाएगा, a की जगह पे x था और b की जगह पर 1/4, और ये चीज़ इधर, बाकी चीज़ों को उधर ले जाना होता बराबर के उस तरफ। माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का, माइनस का इस तरफ आके प्लस का। 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, यहाँ पे 2 आ गया, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लॉस पर 16 1 कम 16, 1 1 कम 1, 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 33/16।
अब हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ वर्गमूल लेना होता है। ठीक, तो यहाँ लिखोगे वर्गमूल, वर्गमूल लेने पर। ठीक, तो x प्लस 1/4, 33 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस लगता है, 33 का वर्गमूल √33 होगा, क्योंकि 33 एक अभाज्य संख्या है, और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, 4 चौको 16। ठीक, अब हमें एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक, एक बार हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो क्या हो जाएगा, देखो x इधर है 1/4, इधर हमें प्लस में लेना है, √33 प्लस 4, यहाँ प्लस ये। ठीक है, ये प्लस का 1/4 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4। ठीक, तो देखो बट्टे में दोनों के समान है, लॉसअप वही आ जाएगा, और जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे वैसे आ जाता है, √33 माइनस के 1, ये हमें x का मान मिल जाएगा। इसे हम और हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या कभी घट नहीं सकती, नहीं जुड़ सकती है। तो एक आंसर तो ये आ गया। दूसरे में आ जाओगे तो यहाँ लेना पड़ेगा माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक, माइनस चिन्ह लेने पर, तो इस तरफ तो सो ही रहता है, ये वाला माइनस क्या जाएगा। ठीक, ये प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो दोनों के बट्टे में समान है, लॉस ऑफ वही रहेगा, जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें हमारा दूसरा आंसर मिल जाएगा। बताइए, कोई डाउट नहीं होगी, है ना। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं तीसरे वाले प्रश्न में, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरे वाला जो पार्ट हमें दे रखा है, तीसरा वाला पार्ट, वो हमें दे रखा है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा तीसरा वाला पार्ट है, ये चौथा। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ देखेंगे हम, चूंकि ए के स्थान पर क्या है, देखो दोस्त, x² का गुणज 4 है, बी के स्थान पर क्या, x का गुणज 4√3 है, और सी अचर पद कितना है हमारा, अचर पद हमारे पास 3 है। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालते हैं, प्रकृति के लिए हम निकालते हैं विविक्तिकर। विविक्तिकर डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। ठीक, b का मान है 4√3, वर्ग करेंगे 4, a का मान है 4 और c का मान है 3। देखो 4 का वर्ग करेंगे 16, 4 और √3 के बीच में गुणे का संबंध होता है, √3 का वर्ग करेंगे सिर्फ 3। ठीक है, यहाँ से आगे 16, 4 चौको 16 गुणा 3, 16 गुणा 3 में 16 गुणा 3 घटा दोगे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि d का मान क्या है, 0 है। अगर d का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। मूल वास्तविक तथा समान होगा। ठीक है, जब मूल वास्तविक होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। ठीक है, यानी मैंने आपको बोला है, आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। हमें इसको किस विधि से हल करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। लिखेंगे अब क्या है हमारे पास, 4x², यहाँ पर है 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। अब देखो 4 हमारे पास पूर्ण संख्या होती है, तो इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का वर्ग
4√3x। तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये है ए की जगह पर, चूँकि ए की जगह पर कितना है हमारे पास 2x है, और ये वाला पद क्या होता है 2ab। 2ab हमारे पास है 4√3x, और हमें क्या निकालना होता है, हमें b निकालना होता है। फिर b निकल जाएगा तो b² जोड़ना और घटाना होता है समीकरण 1 में। ठीक, तो अब यहाँ पर हम मान रखेंगे 2, a का मान क्या है 2x, यहाँ b 4√3x। देखो 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, x एक कम x कटा, तो b का मान क्या बचा सिर्फ √3। तो हमें क्या करना, b² को समीकरण 1 में जोड़ना और घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में b² जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर करो। देखो ये समीकरण है ना हमारा पहला वाला, इसमें यह है 2x² 4√3x। अब b² आपके पास आपको जोड़ना है, ये b है, इसको जोड़ा और इसी को हमें क्या करना है, घटाना है। और यहाँ पर प्लस का 3 पहले से ही है, ठीक है। इसके बाद हमें b² जोड़ा है हमने और घटाया है, और ये +3 पहले से ही है। अब आप खुद देखेंगे कि स्टार्टिंग के तीनों पद क्या है, प्लस के हैं, यानी कि यहाँ पर सूत्र लगेगा a + b का वर्ग। ठीक है, लगा दो। a की जगह पे 2x है और b की जगह पे √3, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। ये माइनस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। √3 का वर्ग करेंगे, √ हट जाता है, 3 में से 3 घटाओगे 0। ठीक है, और ये प्रश्न आसान है क्योंकि 0 आ गया इस तरफ। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, प्लस में भी 0 है माइनस में भी 0 है। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्त, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में, जितनी घात होती है ना उतनी बार गुणे में होता है। एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है, क्योंकि ये 0 के बराबर है। यदि 2x + √3 = 0, तो प्लस का √3 इधर आके हो जाएगा माइनस के √3, ये 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक, तो x का मान यही आएगा, इस इधर से भी x का मान सेम वही आ जाएगा। तो दोनों मूल क्या आ गए, देखो समान आ गए। बोला था दोनों मूल समान आएंगे, आ गया। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले चौथे वाले प्रश्न में, इसमें चौथे नंबर पे आ जाओ। थोड़ा अंग्रेजी झाड़ते हैं, अंग्रेजी का मत दिया है को अंग्रेजी में बोलते हैं गिवन। हमें क्या दे रखा है समीकरण में 2x², ठीक है, प्लस का x प्लस के 4, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे देखो प्रश्न में आ जाओ, चूँकि a के स्थान पर क्या है 2, b के स्थान पर क्या है x का गुणज कुछ नहीं है तो 1, और c के स्थान पर क्या है अचर पद 4। हमें क्या निकालना है, विविक्तिकर विवेचक प्रकृति चेक करनी है ना, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। d से दर्शाते हैं, d बराबर होता है b² माइनस के 4ac। तो b का मान क्या है 1, 1 का वर्ग 4, a का मान है 2 और c का मान है 4। 1 का वर्ग 1, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो ये आ गया माइनस के 31। जब d का मान माइनस में आता है तो अस्तित्व नहीं होता, और अस्तित्व नहीं होगा तो हल नहीं करना है, अस्तित्व होगा तभी हम हल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि d का मान ऋणात्मक है, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का
अस्तित्व नहीं है। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा चौथे वाले पार्ट का। ठीक, अब हम आते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघाती सूत्र क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, और ये जो चारों प्रश्न है ना उसको हमें द्विघाती सूत्र से हल करना है। अब आपको मैं टिप्स बताता हूँ। अगर प्रश्न में बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करो तो ही हल करना, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में लंबा पड़ जाता है। और किसी प्रश्न में अगर आप क्या निकाल रहे हो, विविक्तीकरण निकाल रहे हो, तो उसको आप द्विघाती सूत्र से हल करोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। द्विघाती सूत्र को हम श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। देखो, हम जानते हैं हमारे पास जो द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक, ये हमारा क्या है दोस्त, ये हमारा है द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके 2 मूल है, x के 2 मान निकलेंगे। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि किसी भी द्विघात समीकरण को हम श्रीधराचार्य के नियम से द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। हर एक द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से हल नहीं होती है, लेकिन हर एक द्विघात समीकरण द्विघाती सूत्र से हल हो सकता है। ठीक है, तो द्विघाती समीकरण में क्या होता है, x का जो मान निकालने का सूत्र होता है, x की पावर 2 है ना, तो 2 मान निकलेंगे। इसका सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस की 4ac बट्टे में 2a। या फिर इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, मतलब विविक्तिकर। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, विविक्तिकर होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, बट्टे में क्या है 2a। ठीक है, चाहे आप ऐसे याद करो चाहे आप ऐसे याद करो। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसी की मदद से प्रश्नों को अब हमें हल करना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न पर हम मान जाते हैं। क्या है, उपयुक्त प्रश्न 1, पहले नंबर में जो प्रश्न दे रखे हैं, द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल करना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पहले प्रश्न में। सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट आ जाओ। तो हमें क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3 बराबर 0। ये दे रखा है ना हमें। तो यहाँ देखो, ए के स्थान पर है 2, बी के स्थान पर x का गुणज माइनस के 7 और सी के स्थान पर कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र से क्या होता है द्विघात सूत्र, वो हमें यहाँ लिखना है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2 है। ठीक, माइनस b का मान क्या, माइनस के साथ, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। b क्या है, माइनस के साथ। 4, a का मान है 2 और c का मान है 3 बट्टे में 2a। a का मान कितना है, 2 रख दिया। माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, 7 का वर्ग 49, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक, प्लस माइनस यहाँ से घटाओगे तो 25 आ जाएगा बट्टे में 4। ठीक, अब आपको एक बार प्लस में लेना होता है और एक बार माइनस में लेना होता है। ठीक, एक बार आप लोगे प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार हम लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। कैसे लिखेंगे, देखो x यहाँ से प्लस का लिया जाएगा सिर्फ,
अच्छा 25 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ हमने लिखा नहीं आगे ना। 25 का वर्गमूल होता है 5, बट्टे में कितना है 4। ठीक, तो 25 का वर्गमूल प्लस का 5 बट्टे में 4, 7 और 5 12, 4 दिया 12। तो एक्स का मान कितना आ गया 3। पहला मूल में निकल गया आपका। देखो विधि कोई सी भी लगाओ, आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा, आंसर बदलेगा नहीं, ध्यान रखना। माइनस चिन्ह लेने पे क्या होगा, यहाँ से हमें माइनस का लेना है, माइनस का 5 बट्टे में 4, 7 में से 5 घटाओगे 2 बट्टे में 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो जो एक्स का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। ठीक, कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देख सकते हैं। ठीक हो गया, सेकंड नंबर पे आ जाओ। ठीक, सेकंड नंबर में हमें द्विघात समीकरण जो दे रखा है वो दे रखा है 2x² प्लस का x माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। ओके, यहाँ से आप देखेंगे चूँकि ए के स्थान पर क्या है x² गुणज 2 है, बी के स्थान पर है x का गुणज 1 और अचर पद कितना है -4। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालते हैं विभक्ति कर। अच्छा इसमें तो हमें डायरेक्ट हल करना है ना, तो डायरेक्ट हल करते हैं। अब देखो सेकंड वाले में हमें यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। क्योंकि सेम क्वेश्चन है ना, इसकी प्रकृति क्या होगी वो तो हम ऑलरेडी प्रश्न 1 में कर चुके हैं, है ना। द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac बट्टे में 2a। ठीक, यही होता है, मान रखेंगे b का मान है 1 प्लस माइनस b² माइनस का 4ac 2a, ए का मान कितना है 2 है, 1 का वर्ग 1 माइनस गुणा माइनस प्लस होता 4 दूनी 8, 8 चौके 32 और 2 दूनी 4। ठीक, 32 और 1 33, 33 का वर्गमूल बट्टे में है 4। ठीक है, एक बार हमें प्लस चिन्ह लेना है और एक बार हमें माइनस चिन्ह लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह जब लेंगे ये आ जाएगा प्लस के √33 बट्टे में 4, यहीं पे छोड़ देना है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है जो कि आपस में जुड़ती और घटती नहीं है। माइनस चिन्ह लोगे यहाँ से आ जाएगा माइनस के √33 बट्टे में 4, ये हमें हमारा दूसरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तीसरे वाले में आ जाओ। ठीक है, ये तीसरे वाले में चौथा वाला हल नहीं हो सकता। चौथा वाला क्यों नहीं हल सकता, चौथा वाला भी हमने जब किया था तो इसका विभक्ति कर का मान माइनस में आया था। तो अगर डी का मान माइनस में आता तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो उसके वास्तविक मूल नहीं है, तो उसको हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरे वाले में आ जाते। तीसरे वाले में हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है समीकरण, हमें दे रखा है 4x² प्लस की 4√3x प्लस की 3 बराबर 0, ये समीकरण हमें दे रखा है ना। तो इस समीकरण में चूंकि ए के स्थान पर के x² का गुणज 4 है, बी के स्थान पर के x का गुणज 4√3 है और जो अचर पद है वो कितना है 3 है। ठीक, तो यहाँ लगा देंगे द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य का नियम। ठीक, क्या होता है श्रीधराचार्य का नियम, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2a। बी का मान है 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है 4√3। 4 ए का मान है 4 और सी का मान है 3। 2a ए का मान है 4। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 होता है। 16 गुणे 3, 4 दूनी 8। तो यहाँ से देखो प्लस माइनस 16 गुणा 3, 16 गुणा 3 घटा दोगे 0 आ जाएगा। 0 का वर्गमूल 0 होता है। किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ 0 ही रहता है, मतलब वही संख्या ही रहता है ना, 0 बोल रहा हूँ सॉरी। किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ वही संख्या ही रहती है। प्लस का लोगे तो वही रहेगा, माइनस का लोगे तो भी वही रहेगा, है ना। 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो x का मान आ जाएगा माइनस के √3 बट्टे 2 और ये मान 2 बार आएगा, ट्वाइस। ये हमें हमारा उत्तर बड़ी आसानी के साथ मिल गया, कोई डाउट नहीं होगी। चौथा वाला पार्ट में देखो, अभी जब हमने विभक्ति का निकाला था, ठीक है ना, चौथे वाले पार्ट में जब हमने विभक्ति का निकाला था, ये देखिए 2x² + x + 4 है ना, तो इसका विभक्ति का मान माइनस में आया था और d का मान ऋणात्मक होने पर मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होती है। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या तीसरे में, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे निम्न समीकरणों के मूल को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पार्ट 1 आसान है, पार्ट 2 भी आसान है, करते हैं इनको। क्या दे रखा है हमें, x माइनस 1/x किसके बराबर है, 3 के बराबर है। इसको हमें हल करना है। अब यहाँ किसी विधि के बारे में नहीं बोला, आपकी जो मर्जी, जो सी विधि आपको अच्छी लगती है उस विधि का प्रयोग करके इसे हल कर सकते हैं। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, लॉस ऑफ पावर। x 1 कम x, तिरछे गुणा करोगे x गुणा x, x की घात 2, 1 गुणा 1, 1 1 कम 1। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, तिरछे गुणा करोगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही संख्या रहती है और यहाँ से आ जाएगा 3x, ठीक। प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x और यहाँ पर है माइनस का। तो इसको हम हल करेंगे द्विघात सूत्र से, चूंकि ए के स्थान पर क्या है, x² का गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, b क्या है x का गुणज माइनस का 3 और c क्या है अचर पद माइनस का 1, ठीक। यहाँ लगाएंगे हम द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac बट्टे में 2 है, ठीक। b का मान कितना है, माइनस का 3, फिर b² माइनस 3 का वर्ग 4, a का मान है 1 और c का मान है माइनस का 1 बट्टे में 2a। रख दिया सूत्र। अब इसको हल करना है। माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस। 3 का वर्ग 9, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 1 कम 4, ठीक। 9 और 4 कितना होगा, 13। तो ये आंसर आ गया। एक बार प्लस में लोगे एक बार माइनस में लोगे, है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ से प्लस में लेते हो तो x का मान ऐसे लिखा जाएगा, प्लस √13/2। और अगर आप माइनस में लेते हो x का मान माइनस में लेने पर तो यह आ जाएगा 3 माइनस के √13/2, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ओके, ये भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ।
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हल करना है। देखो यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई होती है, इसका मतलब क्या होता है कि x की जगह पर अगर उस मानों को रख देंगे ना तो समीकरण फिर परिभाषित नहीं होगा। x का ये मान नहीं आ सकता, जैसे इसमें -4 और 7 नहीं ले सकते तुम, और आएगा भी नहीं। और अगर बाय द वे x की जगह -4 और 7 रख दो तो ये समीकरण फिर परिभाषित नहीं होगा, ठीक। तो सेकंड वाला हमें क्या दे रखा है, सेकंड वाला है 1 के बट्टे में x+4 माइनस में 1 के बट्टे में x माइनस के 7 और बराबर में 11/30, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखो कैसे हल होगा। लॉस पर लेंगे, इसकी गुणा इसके साथ करोगे, ये आ जाएगा x+4 गुणा x माइनस 7। फिर क्या होगा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, x+4 एकम x+4। देखो अब ऊपर क्या है, चिन्ह माइनस अंदर गुणा करोगे, माइनस के x प्लस माइनस माइनस, ठीक। गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x गुणा x² प्लस का 4 है माइनस का 7 है, तो ये आ जाएगा माइनस के 3x और प्लस 4 माइनस 7 28। इसको इसके साथ गुणा कर लोगे, यही आ जाएगा, और यह 11/30, ठीक है। नीचे नीचे गुणा कर दिया, ऊपर हल कर देखो, प्लस का x है, ये माइनस के x कटा। अब यहाँ देखो माइनस के 7 माइनस के 4 माइनस के 11, ठीक। यहाँ पे देखो 11 एकम 11 ऊपर ऊपर कट सकता है। अब हम क्या करेंगे, तिरछे गुणा, इसकी गुणा इसके साथ x² माइनस 3x माइनस 28 एकम वही आ जाएगा, और 30 एकम माइनस के 30, ठीक। और ये है माइनस का 3x माइनस का 30 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 30, चिन्ह बदल जाता है। x² माइनस का 3x, 30 में से 28 घटाओगे 2 आ जाएगा, ठीक। अब ये हमें द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको मैं देखो गुणनखंड विधि से भी हल कर सकता हूँ, ठीक है। गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। x² का गुणा कुछ नहीं है तो 1 होता है, इसकी और इसकी गुणा करो। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा करने पे 2 आए, और ये चिन्ह देखो और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 3। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। माइनस से ब्रैकेट लगा के मान रखोगे, 2 एकम 2, जोड़ का चिन्ह था लगा दिया, ठीक। अब माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, इस वाले जोड़े से x सुपरनिस्ट, x² से 1x बाहर आओगे तो 1x बचेगा, यहाँ से बचेगा 2, x बाहर आ गया, माइनस है यहाँ पर लग गया माइनस। यहाँ से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है, तो जब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता तो 1 होता है, और पूरा का पूरा वैसे आ जाएगा। चूँकि बाहर माइनस है ना तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, माइनस होने पर, प्लस होने पर नहीं बदलता। तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान आई है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया। गुणनखंड विधि है, जो 2 बार है उसे 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। अब इसको एक बार 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आंसर। अब इसको 0 मानेंगे, यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो जो हमारे बाकी 2 मूल होंगे वो 1 और 2 होंगे। ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन 5 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है, हर साल में आ जाता है एग्जाम में 5 नंबर में, ये वाला प्रश्न कह रहे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है और इसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा चौथा है। तो देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो
किसकी बात कर रहा है? रहमान की बात कर रहा है। तो मान लेते, माना रहमान की वर्तमान जो आयु है वो x वर्ष है। मान लेते हैं रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? x वर्ष है। ठीक, 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात ये बोला है। देखो 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले, रहमान की आयु, देखो पहले अगर मेरी अभी आयु 10 साल है तो 3 साल पहले कितनी होगी? 3 वर्ष पूर्व रहमान की वर्तमान नहीं, रहमान की आयु कितनी होगी? घटा देंगे। अगर मेरी अभी आयु 10 साल है तो 3 साल पहले कितनी होगी? 7 होगी। 3 घटा दिया। अभी उसकी आयु x है, 3 वर्ष पहले कितनी होगी? 3 घटा देंगे। फिर 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद में रहमान की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद में। अभी रहमान की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 5 जोड़ देंगे, बाद में पश्चात में जुड़ता है। फिर आ जाओ प्रश्न में। प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार ये बोल रहा है, देखो आयु का व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात के आयु का व्युत्क्रम उनका योग 1/3 है। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 के बट्टे में। 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम मतलब 1 के बट्टे में आ जाएगा, योग मतलब जोड़ना, और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम कितना है? ये 1/3 है। ठीक, लौसपा ले हुए इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, तो इसकी गुणा इसके साथ x + 5 = x + 5 और इसकी गुणा इसके साथ x - 3 = x - 3। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? x और x कितना हो जाएगा? 2x, और 5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगा। नीचे गुणा करोगे x गुणा x, x² माइनस का 3 है, 5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगा। माइनस का 3 प्लस का 5, 5 में से 3 घटाओगे प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब गुणा करनी है तिरछी, तो ये हो जाएगा x² + 2x + 2, और 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6। ठीक है, कहीं गड़बड़ कर दिया हमें लग रहा है। ठीक है, यहाँ जोड़ दिया है, इसकी और इसकी गुणा होती है, 5 × 15 होता है। अरे यार, तो ये 15 है दोस्त, और वो भी माइनस का 15 है। ठीक है, अभी हमसे गड़बड़ हो जाता। x², देखो 5 और x + a x + b वाला सूत्र लगाया है। ये a की जगह -3 है और b की जगह पर ये वाला। आपको ये सूत्र पता होगा, छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये वाला सूत्र लगाया हमने। यहाँ a की जगह -3 और b की जगह पे 5 है। तो देखो 2x माइनस के 15 प्लस का 6 इधर के माइनस का 6 हो गया, प्लस का 6 इधर के माइनस का 6। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो 6 और 2, 6 में से 2 घटाओगे प्लस का तो बचेगा -4, और 15 और 6 हो जाएगा 21। तो ये हमें मिल गया एक द्विघात समीकरण। तो इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो, श्रीधराचार्य के नियम से भी हल कर सकते हो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी हल कर सकते हो, जो अच्छा लगे उसका प्रयोग कर सकते हो। तो देखो आप जानते हैं इसका गुणा कुछ नहीं है तो 1 है, हमें इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है। 1 × 21 चिन्ह क्या है? घटाने का है। ऐसी 2 संख्या लो जिनको गुणा करने पर 21 है और घटाने पे 4। 7 × 21, 7 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा? 4। ठीक, माइनस है, ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे 7x
माइनस के 3x, माइनस से अंदर गुणा कर दोगे, माइनस गुणा माइनस प्लस का, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x का भागा दोनों में जाएगा तो कम से कम x माइनस है, एक्स स्क्वायर से एक x बाहर तो एक ही x बचेगा, x बाहर आ गया तो 7 बचेगा, चिन्ह प्लस के लग गया, 3 का भागा दोनों में जाएगा, 3 बाहर आ गया, 3 एक कम 3 x बचा, 3 सत्ते 21। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखोगे और दूसरे ब्रैकेट में जो उभंश निकाला है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस का 3, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा। यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो प्लस का 3 इधर रखे माइनस का 3 होगा। क्या आयु कभी माइनस में होती है? नहीं होती है, तो ये हो जाएगा अमान्य, ये होगा अमान्य। अब हमें इसको लेना है, यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो माइनस के साथ इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के साथ। तो जो रहमान की वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी? 7 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्लास टेस्ट में शिफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का जो गुणनफल होता वो 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक कितने हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 5वां है। मानते हैं, माना शेफाली के गणित में अंक उसके कितने हैं? हमने x मान लिए हैं। ठीक, और उस प्रश्न में बोला है कि जो गणित है और अंग्रेजी में जो अंक हैं, ठीक है, प्रश्नानुसार सिंपल तरीके से मैं बताऊं कि जो गणित के अंक हैं और जो अंग्रेजी के अंक हैं उनका जो टोटल नंबर है वो कितना है? 30 है। गणित में उसको कितने नंबर मिले हैं? x। अंग्रेजी में मिले हैं उसको कितने? पता नहीं। तो अंग्रेजी अगर निकालना है प्लस के x इधर के क्या हो जाएगा? माइनस। तो अंग्रेजी में अंक कितने होंगे? 30 माइनस के x। ठीक, 30 माइनस के x होंगे। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। ठीक, इसको आप प्रथम शर्त बोल सकते हो, इसको आप द्वितीय शर्त भी बोल सकते हो। क्या बोल रहे? गणित में अगर 2 अंक अधिक मिले, गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर, पहले उसके गणित में अंक थे x, अगर 2 नंबर ज़्यादा मिलेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी में, प्रश्न में ये बोला गया अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, 3 अंक कम मिलने पर। ठीक है, अंग्रेजी में थे 30 माइनस x, 3 अंक आपके और कम हो गए, यानी कि 27 माइनस x। ठीक है, देखो ये बोल रहा है 2 अंक अधिक मिलते हैं गणित में और 3 अंक कम मिलता है अंग्रेजी में, तो फिर अंकों का गुणनफल कितना होता है? 210। ठीक है, अंकों का गुणनफल क्या होता है? देखो, इस कंडीशन और इस कंडीशन के बाद जो अंकों का गुणनफल होता है वो होता है 210। ये प्रश्न में बोला गया है, तो करते हैं। ये आ जाएगा x प्लस 2 गुणा 27 माइनस x, ये कितना है? 210 के बराबर। ठीक, हल करते हैं इसको। x
गुणा 27 हो जाएगा 27x, और x गुणा x की घात 2, 27 दूनी 54, और ये हो जाएगा माइनस के 2x, 210 माइनस के एक्स स्क्वायर, 27 में से 2 घटाएंगे प्लस के 25x, और ये प्लस के 54। ठीक, अब आपका एक्स स्क्वायर प्लस का होना चाहिए, ये नेगेटिव वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव, और ये तो पहले से ही 210 यहाँ पर है, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस की 25x, 210 में से 54 घटा दोगे कितना बचेगा 156। ठीक, ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया, ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। अब गुणनखंड विधि से हल करते, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है, ऐसी दो संख्या लो, इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है कि भैया जिसको गुणा करें, ऐसी दो संख्या लो जिसको गुणा करें तो 156 है, और जोड़े तो 25 है, जोड़े तो 25 है, तो 12 गुणा 13, 12 और 13 को गुणा करोगे 156 आएगा, और 12 और 13 को जोड़ोगे 25 आ जाएगा। ठीक, तो 12x प्लस 13x, जब भी नेगेटिव हो ब्रैकेट लगा के मान रखना है। अब माइनस से गुणा करोगे, ये हो जाएगा माइनस के 12x प्लस गुणा माइनस माइनस के 13x, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, पहले वाले जोड़े से सिर्फ x का भागा दोनों में जाएगा, x ओबनिस्ट है, एक्स स्क्वायर से x बाहर निकालेंगे, एक x बचेगा, यहाँ से बचेगा 12, माइनस 13 ओबनिस्ट आ जाएगा, 13 कम 13 x बचा, बाहर नेगेटिव है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, 13 कम 13, 13 दूनी 26, ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने सही किया। गुणनखंड बनाने के लिए जो 2 बार है उसे एक बार लिखेंगे, और जो ओबनिस्ट निकाला है आपने उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो माइनस के 12 इधर आके प्लस के 12 हो जाएगा। यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस का 13 इधर आके क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस के 13, चिन्ह बदल जाता है। देखो x किसको माना था आपने गणित में अंक, यदि गणित में अंक आपके 12 हैं, ठीक है, x अगर आपका 12 होता है तो अंग्रेजी में अंक कितने होंगे, अंग्रेजी में अंक होंगे 30 माइनस के x, x कितना है 12, तो 30 में से 12 घटा दोगे कितना आ जाएगा 18, पहला आंसर केस 1। ठीक है, ये हमारा केस 1 है। या फिर यदि गणित में अंक कितने होते हैं 13, तो अंग्रेजी में अंक कितना होगा, अंग्रेजी में अंक है 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स, तो आपको 30 में से 13 घटा देना है, यानी कि 17। दोनों केस के आंसर मैंने आपको बता दिए, कहीं पर भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, छठे नंबर पे आ जाओ। कह रहे हैं एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सो देखो खेत हमारा कैसा है दोस्त, आयताकार है। ठीक है, खेत की भुजा आयताकार है, और ये खेत का क्या हो गया, ये विकर्ण हो गया। ये हमारी क्या हुई, छोटी भुजा, ये हमारी छोटी भुजा हुई, और ये हमारी क्या हुई, बड़ी भुजा।
बड़ी भुजा यानी कि लंबाई और छोटी भुजा यानी कि चौड़ाई। ठीक, आयत है तो आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। अब आ जाओ प्रश्न में। प्रश्न में ये बोला गया है आयत का खेद का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो सब कुछ छोटी भुजा पर निर्भर कर रहा है, तो जिस पर निर्भर करता है हमें उसको मानना होता है। तो मान लेते हैं, माना छोटी भुजा कितनी है? x सेंटीमीटर है। अच्छा, सेंटीमीटर नहीं, मीटर में दे रखा है, ठीक है, तो इसको मीटर बोल लेना। ठीक, मैं छोटी भुजा को मैंने x मान लिया, तो हमारी बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? ठीक है, बड़ी भुजा, प्रश्न में ये बोला गया है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ठीक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, छोटी भुजा x से 30 मीटर अधिक है। और जो हमारा विकर्ण है वो छोटी भुजा से कितनी लंबी है? 60 मीटर अधिक लंबी है। ठीक है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। ठीक, तो देखो ये क्या है दोस्त? ये एक समकोण त्रिभुज, अगर इसका नाम दे दूं मैं ABCD, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं, चूंकि त्रिभुज ADC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यही होता है कर्ण। क्या होता है? 90 अंश के सामने वाली भुजा, विकर्ण। ये हमारा विकर्ण है। तो विकर्ण कितना है हमारे पास? x प्लस 60। आधार क्या है हमारे पास? ये आधार है, लंबाई। ठीक है, बड़ी भुजा यानी कि x प्लस 30। और छोटी भुजा क्या है हमारे पास? ये जो भुजा ये होगी, यही भुजा ये होगी। छोटी भुजा को हमने x माना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमें क्या करना है? खोल देना है। आप जानती हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त? क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस के 2ab, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा a का वर्ग b का वर्ग 2ab और इधर से एक्स स्क्वायर। ठीक, तो खोल देंगे, ये हो गया। इसका वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग क्या होता है? 36। 6 दूनी 12, 120। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 3 का वर्ग 9, पीछे से 2 0, ये हो जाएगा 60x। ठीक है, सो देखो सबको एक तरफ लेके आओ। ये प्लस के इधर के माइनस का, ये प्लस के इधर के माइनस का, प्लस के इधर के माइनस का। इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ठीक है, अब देखो हल करेंगे। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर कम करोगे तो 1x स्क्वायर बचेगा। 120 में से 60 कम करोगे माइनस के 60x बचेगा। और 3600 में से प्लस का 900 कम करोगे माइनस के 2700 बचेगा। तो ये हमें हमारा द्विघात समीकरण आराम से मिल गया। अब हमें इसको हल करना है। देखो इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है, इसकी गुणा इसके साथ ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 2700 आए, घटाने पे 60 आए। तो वो है 90 और 30। 90 और 30 को गुणा करोगे 2700 आ जाएगा, 90 में से 30 घटाओगे 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 90x माइनस
30x। माइनस होने पर ब्रैकेट लगा के मान रखते हैं, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस के 30। ठीक, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से सिर्फ x उभयनिष्ठ, एक्स स्क्वायर से एक x बाहर आ गया, एक x बचेगा, x बाहर आ गया तो 90 बचेगा, प्लस का चिन्ह लग गया, 30 उभयनिष्ठ आ जाएगा, 30 बाहर आएगा, x बचा, देखो 3 नम 27, 0 से 0 कटा, ठीक है, 0 लग गया। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखते हो, और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसे दूसरे वाले चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x प्लस 30 बराबर 0, तो प्लस का 30 इधर आके माइनस का 30 होगा, जो कि है अमान्य, जो कि अमान्य है। अब इसको 0 मानेंगे। यदि x माइनस 90 बराबर 0, तो माइनस का 90 इधर के क्या है, प्लस का 90, आंसर। ठीक, x 90 हो गया। अब 90 x आपने किसको माना था, छोटी भुजा को माना था, अतः छोटी भुजा को आपने x माना था, जो कि होगी 90 मीटर। फिर बड़ी भुजा आपके पास थी x प्लस 30, है ना, x प्लस 30, x का मान है 90 प्लस 30, तो ये है 120। ठीक, उसके बाद है विकर्ण हमारे पास थी x प्लस 60, 90 प्लस 60 यानी कि 150 मीटर। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में इसको कई बार एग्जाम में 6 नंबर में बड़े नंबर पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वां और 8वां तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है ना मोस्ट, उसको मैंने से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 7वां 8वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो 7वां पढ़ते हैं प्रश्न। कह रहे 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो 2 संख्या है ना, तो देखो अंतर तभी होता है जब एक बड़ा हो एक छोटा हो। तो एक बड़ा संख्या है और एक छोटा संख्या है। ठीक है, मैंने बड़ा संख्या को x मान लेते हैं, छोटी संख्या को y मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या को हमने x माना है, तथा छोटी संख्या को हमने y माना। ठीक है, सबसे पहले मैं आ जाऊँ, कह रहे प्रथम शर्तानुसार आ जाओ। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, प्रथम शर्त में यहाँ बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्या का वर्ग करके अगर घटाया जाए तो 180 आएगा। ठीक है, मतलब अंतर बड़े का वर्ग में से छोटे के वर्ग को घटाओगे तो 180 आता है पहले शर्त में। ठीक है, फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में हमें ये बोला गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है, y। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक, ये बोला गया। अब मैं क्या करूँगा, वाई स्क्वायर के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दूंगा। वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान क्या है 8x, और ये 180 प्लस का 180 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 180।
तो ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हल करना है, हमें हमारा उत्तर मिलेगा। ठीक, सो देखो इसका गुणज कुछ नहीं है तो एक है, एक की गुणा इसके साथ करोगे। ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पे 180 आए और घटाने पे 8 आए। 18 दाई 180, 18 में से 10 घटाओगे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 18x माइनस के 10x। ठीक, और नेगेटिव से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का 18x माइनस माइनस प्लस के 10x। ठीक, यहाँ से एक जोड़ा हो जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा हो जाएगा। इस वाले जोड़े से x सुबहनिष्ठ, एक्स स्क्वायर से x बाहर निकालोगे तो एक x बचेगा, x बाहर आ गया तो यहाँ से 18 बचेगा, प्लस चिन्ह लग गया। 10 सुबहनिष्ठ, 10 एक कम 10, 10 अट्ठे 80। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, तो आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो आपने उपनिष्ठ निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। ठीक है, x प्लस का 10, तो इसको 0 मानेंगे। यदि x प्लस 10 बराबर 0, तो प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि x का मान जैसे ही यहाँ रखोगे ना, अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा तो वो अमान्य हो जाएगा। तो ये मान नहीं हो सकता x का, इसे हम नहीं ले सकते। फिर इसको लेना पड़ेगा। यदि x माइनस के 18 बराबर 0, तो माइनस के 18 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का। ये सही है, यानी कि हमारी जो बड़ी संख्या होगी वो 18 होगी, और छोटी संख्या जो कि वाई स्क्वायर बराबर 8x था, x का मान कितना है 18। ठीक है, 18 अट्ठे 144, तो वाई स्क्वायर है 144, 144 का वर्गमूल होता है 12। तो जो छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी, 12 होगी, और जो बड़ी संख्या होगी वो होगी 18। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहे एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। भाई ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा क्वेश्चन 8वां है ना, डिक्टो सेम क्वेश्चन 10वां है। 8वां की तरह ही बिल्कुल 10वां है, इसमें बस अंक बदल दिया गया है। ठीक है, 360 की जगह 132 कर दिया गया है, और 5 की जगह पर 11 कर दिया गया है। बाकी क्वेश्चन डिक्टो सेम है। ठीक, तो चलिए 8वां प्रश्न हम करते हैं। हमारे पास एक रास्ता है, एक जर्नी है, जिसकी जो कुल लंबाई है वो 360 किलोमीटर है। इस रास्ते को, इस दूरी को हमें जो तय करना है वो है रेलगाड़ी से। ठीक है, ये रेलगाड़ी है। तो माना रेलगाड़ी की एक समान चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये है। अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्त में बोला गया है कि 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, तो कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 360 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से तय करने में लगा समय। तो आप जानते हैं
कि जो समय बराबर होता है वो होता है दूरी बट्टे चाल। वो क्या होता है दोस्त? दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक, ये आप जानते हैं। तो समय को मैं T1 बोलता हूँ, दूरी तो मेरी 360 ही है, चाल एक समान चाल है x है। समीकरण नंबर 1। उसके बाद आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या है कि अगर चाल को ना कितना बढ़ा दिया जाता है, 5 किलोमीटर अधिक कर दिया जाता है, तो उसको समय 1 घंटा कम लगता है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ाने पर लगा समय। तो अब समय बराबर जानते हैं क्या होता है, दूरी तो वही है, चाल अब की बार बदल गई, पर जितनी थी पहले उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाती है चाल। तो आपको पता है कि भैया अगर चाल ज़्यादा होगी, अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो हमें टाइम कम लगता है, और स्पीड अगर कम है तो समय ज़्यादा लगता है। तो इसके पास समय ज़्यादा है और इसके पास समय कम है। अब आ जाएंगे प्रश्नानुसार। कितना समय कम लगता है? 1 घंटा। यानी कि इसमें से अगर इस समय को मैं घटाऊंगा तो समय का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। इसके पास 1 घंटा समय ज़्यादा है क्योंकि इसको 1 घंटा समय कम लगता है। अब हम मान रख देंगे, T1 का मान कितना है? 360 बट्टे में x। इसको 1 घंटा समय कम लगता है ना दोस्त, और इसको 1 घंटा समय ज़्यादा लगता है। तो इसमें से अगर इस समय को घटाएंगे तो समय का अंतर कितना होगा? 1 होगा। अब देखो लॉस लगभग ही आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, और इसकी गुणा इसके साथ। गुणा करो 360 x प्लस 500, 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 3 15 और 3 18। x गुणा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5x प्लस का माइनस का कटा, क्या बचा ऊपर? 1800, और ये x स्क्वायर प्लस के 5x, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। तिरछे गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। x स्क्वायर प्लस के 5, 1800 1 कम 1800, प्लस के 1800 इधर के माइनस के 1800 हो जाएगा, और ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल जाएगा। देखो इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 18 से गुणा करोगे तो ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर 1800 आते हैं और घटाने पर कितना आना चाहिए? 5। तो वो 2 संख्या होगी 45 और 40। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप क्या करो, गुणनखंड कर लो 1800 का। 2 9 18, 0, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, फिर आ जाएगा 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 10 50, 2 पंजे 10, 5 कम 5। ठीक है, 3 3 9, 9 पंजे 45। ठीक है, और यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो 45 गुणा 40 क्या होगा? 1800। 45 से 40 घटाओगे 5 आ जाएगा। ऐसे आप गुणनखंड बना सकते हो। तो ये आ जाएगा 45x में से कितना घटाना है? 40x। यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ो, इस जोड़े से x का भागा दोनों में जाएगा, x स्क्वायर से 1x बाहर तो 1x बचेगा, प्लस x बाहर आ गया यहाँ से 45, यहाँ सिंपल x बचा है तो यहाँ से 40 ओवरनिस्ट आएगा, माइनस यहाँ से x बचेगा, चूँकि बाहर माइनस है अंदर का चिन्ह बदल जाता है, माइनस का हो गया प्लस। ठीक है, 4 चौको 16, 160, 4 पंजे 20, 200। देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान है
जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे और जो ओपनिस्ट है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसको 1 बार 0 मानना है, इसको 1 बार 0 मानना है। यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो प्लस का 45 इधर आके माइनस का हो जाएगा, जो कि अमान्य है क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती। यदि x माइनस के 40 बराबर 0 तो ये माइनस के 40 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस के 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो ट्रेन की स्पीड होगी दोस्त वो कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को ना इतने घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक हौज मतलब टंकी है बड़ी सी। मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। देखो ये ना हमारे पास एक टंकी है, ये हौज कह रहे हैं इसको, बड़ी सी टंकी को। इसको हमें भरना है। इसमें 2 पाइप लगे पड़े हैं, एक मोटा वाला और एक पतला वाला। ऑब्वियसली अगर हम बड़े वाले से भरेंगे तो फटाक से टंकी भर जाएगी, और अगर हम पतले वाले पाइप से भरेंगे तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दोनों पानी के नल एक साथ, अगर एक साथ इन दोनों को पाइप से पानी भरा जाए तो इस हौज को भर देंगे 9 सहित 3/8 घंटे में भर देंगे। ठीक है, कह रहे हैं बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है। ठीक है, इससे ये वाला अगर भरोगे तो इसकी तुलना में ये 10 घंटे समय कम लेता है। तो जिस पर निर्भर करता है हमें उसको मान लेना होता है, तो हम मान लेते हैं। माना छोटा नल, माना ये वाला जो नल है छोटा नल, ठीक है, टंकी को x घंटे में भरता है। ठीक है, ये जो है ना भाई, ये x घंटे में भरता है, तो ये इससे 10 घंटे समय कम लेता है, तो ये कितने घंटे में भरेगा, x माइनस 10 घंटे में भरेगा। इसलिए बड़ा नल टंकी को x माइनस 10 घंटे में भरेगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये तो टोटल समय की बात कर रहा है x, तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो हम देखना चाहते हैं। अतः छोटा व्यास वाला 1 घंटे में, देखो ये तो टोटल इतने टाइम में भर देगा ना x, 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में कितना भरेगा, इसका एक हिस्सा भरेगा। अगर x हिस्सा भरता है पूरे टाइम में तो 1 घंटे में उसका एक पार्ट भरेगा, 1 घंटे में एक हिस्सा भरेगा x का, x भाग भरेगा 1 घंटे में। और बड़ा व्यास वाला 1 घंटे में टंकी का कितना भरेगा, 1 के बट्टे में x माइनस 10 भाग भरेगा। देखो ये चीज़ ध्यान से समझ लो, छोटा वाला जो है वो अगर हमारा टोटल x समय लेता है, x घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, x का 1 भाग। बड़ा वाला टंकी x माइनस 10 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, उसका 1 भाग भरेगा। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार जो कुल समय है, ठीक है, कुल समय दोनों मिलकर जो कुल समय लेते हैं वो लेते हैं 9 सहित 3/8, यानी कि 8 9 72 और ये 3/8,
यानी कि 75/8 ये लेते हैं। ये तो टोटल समय है ना, इसका और इसका टोटल समय, लेकिन हमने यहाँ बात की है घंटों में। तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, तो 1 घंटे में बढ़ेगा, देखो दोनों मिलकर 1 घंटे में 1/x, 1 घंटे में x माइनस 10। तो ये भी तो 1 के बट्टे में आएगा, जब ये इसको बट्टे में, ये भी 1 के बट्टे में आएगा, तो ये बट्टे वाला कहाँ आ जाएगा ऊपर। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10, 8 एकम 8, बट्टे में आ जाएगा 75। ठीक, अब हमें इसको हल करना है, लॉशअप लेना है। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते वही रहता है, x से कम x। ठीक, गुणा कर दो। पहले x और x, ये हो जाएगा 2x माइनस के 10, x गुणा x, x स्क्वायर माइनस के 10x। ठीक है, अब तिरछी गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 दाई 80x, 75 दूनी 150x और 75 दाई 750। ठीक, अब ये सारे उठाकर इस तरफ लेके आओ, 8x स्क्वायर 80x प्लस का 150 इधर के हो जाएगा माइनस के 150, और ये माइनस की तरह के हो जाएगा प्लस का। तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर 80 और 150 कितना हो जाएगा, 230, और ये है 750। ठीक है, 2 से भागा दे सकते हैं इसको हम दोनों तरफ। द्विघात समीकरण तो बन चुका है। अब देखो ये द्विघात समीकरण है, इसकी गुणा इसके साथ करो। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 8 0 0। ठीक है, 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56, 7 8 56 ना 56। तो गुणा करने पे 6 आ जा रहा है और जोड़ने पे 230 है, जोड़ने पे 230 है। तो वो हो जाएगा 200 गुणा 30। 200 और 30 को जब गुणा करोगे 6000 आएगा, और 200 और 30 को जब जोड़ोगे 230 आ जाएगा। ठीक है, माइनस है, ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे, 200 चिन्ह है प्लस का, 200x प्लस 30x। ठीक, माइनस अंदर गुणा हो जाएगी, 200x प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा 30x, यह है 750। अब यहाँ से एक जोड़ा है, यहाँ से एक जोड़ा है। ठीक, इन दोनों जोड़ों में से कम से कम 8 का भागा दोनों में जाएगा और x का भागा दोनों में जाएगा। 8 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर से x बाहर आ गया, तो सिर्फ x बचा। और यहाँ से भागा दोगे, 8 दूनी 16। ठीक है, 4 बचा, 8 पंजा 40, x तो ऑलरेडी बाहर है। यहाँ से 30 ओवरनिस्ट है, 30 बाहर निकालोगे, x बचेगा, बाहर नेगेटिव चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस। 30 दूनी 60, 10 बचा, कितना बचा, 15 बचा, और क्या हो जाएगा, 30 पंजा 150। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने सही किया। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, और जो आपने ओवरनिस्ट निकाला था दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा, 8x माइनस का 30। इसको एक बार 0 मानना है और इसको एक बार 0 मान लेना है। ठीक है, सो देखिए, यदि 8x माइनस 30 बराबर 0 मानोगे तो माइनस का 30 इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा, और 8 गुणे के इधर आके बट्टे में आ जाएगा। काटो इसको, 2 चौके 2 एकम 2 पंजे, 4 से भाग दोगे, 4 3 12। ठीक है, 3 बचेगा, तो 7 28। ठीक है, एंड 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये 3.7 आएगा। तो ये आंसर अमान्य है। क्यों अमान्य है, अब आप ध्यान से देखो। अगर ये 3.75 घंटे में बढ़ता है तो 3 में से जब 10 घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा। समय कभी माइनस में होता है, ये वाला तो प्लस में, लेकिन इसका माइनस में आ जाएगा ना।
जो कि असंभव है। ये क्या हो जाएगा? असंभव, अमान्य। इसका मान ये नहीं हो सकता। अब ये नहीं होगा तो कौन सा होगा? ये लेना पड़ेगा x माइनस 25। यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो माइनस का 25 इधर आके प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, आंसर। यानी कि छोटा नल जो भरने में टाइम लेगा ये लेगा 25 घंटा, और ये कितना लेगा? 25 में से 10 घटा दोगे ये लेगा 15 घंटा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 25 और 15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, हो गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। 10वां प्रश्न जैसा क्वेश्चन 8वां था डिक्टो, 10वां वैसे ही है, थोड़ा बदलाव किया गया है बस अंकों में, बाकी तो डिक्टो वैसा ही प्रश्न है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। देखिए हमारे पास जो दूरी है वो टोटल दूरी कितनी दे रखी है इसमें? 132 किलोमीटर दे रखी है। ठीक, और ये हमारी रेलगाड़ी है। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में बोले 132 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे में चाल। ठीक है, समय को t1 बोलते हैं। दूरी हमारी 132 है और चाल हमने x मानी है, चाल हमने x मानी है। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि जो रेलगाड़ी की जो स्पीड है उसको अगर हम बढ़ा देते हैं, कितना? 11 किलोमीटर अधिक कर देते हैं तो उसको 1 घंटा समय कम लेती है फिर। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर लगा समय। ठीक, समय t2 बराबर, दूरी तो वही है, चाल बदल गई है। जो पहले रेलगाड़ी की चाल थी उसमें 11 और जोड़ देना है, तो फिर 1 घंटा समय कम लेता है। ये वाला स्पीड बढ़ गई है तो 1 घंटा समय कम लेता है। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या हो जाएगा? देखो, इसकी स्पीड कम है, इसके पास समय ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? इससे 1 घंटा ज़्यादा है। तो t1 में से जब t2 घटाएंगे तो समय का अंतर कितना होगा? 1। t1 हमारे पास है 132 बट्टे में x, और इधर है 132 बट्टे में x प्लस 11। इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, इसकी गुणा इसके साथ 132 गुणा x प्लस 11, और इसकी गुणा इसके साथ 132x। 132 अंदर गुणा कर देंगे, 132x, 11 दूनी 22, हासिल लगा 2, 11 3 33 और 2 35, हासिल लगा 3, 11 कम 11 और 3 14। x से गुणा करोगे x स्क्वायर, ये हो जाएगा 11x प्लस का ये माइनस का कटा। आगे हल करेंगे तो ऊपर बचा 1452 बट्टे में x स्क्वायर प्लस 11x, और इधर 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1
लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। अब देखिए तिरछी गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 11x और 1452 एकम 1452। किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पे वही रहता है। प्लस का 1452 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1452। तो ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। अब क्या है कि इसका गुणज कुछ नहीं, देख ऐसी दो संख्या निकालो जिनकी गुणा करें। एक गुणा 1452 कितना होता है, 1452। गुणा करने पे इतना है और घटाने पे कितना आना चाहिए, 11। बताओ ऐसी दो संख्या कौन सी होती है, वो होती है 44 और 33। 44 और 33 की गुणा करोगे 1452 आएगा, 44 में से 33 घटाओगे तो 11 आ जाएगा। ऐसा अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो इसको क्या कर देना, गुणनखंड। ठीक है, 1452 का गुणनखंड कर देना, फिर जोड़ा बना लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक, सो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह ब्रैकेट नहीं लगाना है, 44x घटाना कितना है, 33x। ठीक, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। अब उपनिष्ठ निकालो, इस जोड़े से x उपनिष्ठ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से x बाहर, एक x बचा और यहाँ से बचेगा 44 नेगेटिव 33 उपनिष्ठ। 33 बाहर निकालेंगे, यहाँ से x बचेगा, चूँकि बाहर नेगेटिव है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। यहाँ 44 है, यहाँ पे 44 ही आएगा। ठीक है, जो दो बार है उसे हम एक बार लिखते हैं और जो उपनिष्ठ निकाला है चिन्ह के साथ उसे लिखते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट में। दो गुणनखंड बन गए, 0 मानना है। यदि x प्लस 44 बराबर 0 तो प्लस के 44 इधर आके हो जाएगा माइनस के 44, जो कि होगा अमान्य, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है। अब इसको मानना है 0। यदि x माइनस 33 बराबर 0 तो माइनस का 33 इधर आके हो जाएगा प्लस के 33 और यही हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो रेलगाड़ी की जो एक समान चाल होगी वो होगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। अब हम आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में। ठीक है, आखिरी प्रश्न में कह रहे हैं दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है मीटर हो तो उनके वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। शानदार क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन। देखो दो वर्ग हैं, ये पहला एक बड़ा है, अंतर बोला ना तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ये बड़ा वर्ग है और ये हमारा छोटा वर्ग है। मान लेते हैं बड़े वर्ग की जो भुजा है वो x है और छोटे वर्ग की जो भुजा है वो y है। ये हमने मान लिया, यह लिख देता हूँ ऐसे प्रॉपर, माना बड़े वर्ग की भुजा x तथा छोटे वर्ग की जो भुजा है वो y है। ये हमने मान लिया। ठीक है, दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का जो योग है वो हमें दे रखा है 468। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोले, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। ये भुजा है तो भुजा की घात 2, पहले वाले का वर्ग का क्षेत्रफल ये वाला, दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल ये वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो 468 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोल रहे हैं
उनके परिमापों का अंतर कितना है? 24 मीटर है। परिमाप मतलब इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, और इसका परिमापों का अंतर 4 गुना भुजा। बड़े वाले का परिमाप में से छोटे वाले का परिमाप घटाओगे तो 24 आता है। तो यहाँ से 4 ओवरनिस्ट है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये गुणे में इधर के भट्टी में जाए, 4 छंग 24। ठीक, तो माइनस का इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का वाई। ये समीकरण नंबर दूसरा आ गया। अब x का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देना है। ये लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो x का मान कितना है? 6 प्लस वाई, इधर क्या है? वाई। खोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, e का वर्ग b का वर्ग 2ab। ठीक, तो देखो 6 का वर्ग क्या होता है? 36। वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। 6 दूनी 12y, और ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। ये 2y स्क्वायर प्लस के 12y, 468 में से 36 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 432। 2 का भागा दोनों में चला जाएगा, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। ठीक, अब इसको हल करो। देखो इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 है। ऐसी 2 संख्या लो जिनको गुणा करें। इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है। 216 है और घटाएं तो कितना है? 6 है। तो 18 गुणा 12, 18 और 12 को गुणा करोगे 216 आएगा। 18 में से 12 घटाओगे 6 आ जाएगा। अगर संख्या दिमाग में नहीं आती है तो क्या करना होता है? गुणनखंड करना होता है। 216 का गुणनखंड करोगे और फिर जोड़ा बना के देखेंगे हम कि किस में से कौन सा लें कि घटाने पे 6 आ जाए। ठीक है, अगर ऐसा करना होता है ना, ये सब आपको मैंने पहले सिखा रखा है आगे की प्रश्नावली में। देखो 2 एकम 2, 0 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चक्को, देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 सत्ते 14, फिर 3 नम 27, फिर 3 तियाँ 9, और फिर आ जाएगा 3 एकम 3। ठीक, अब जोड़ा बनाना है। इस तरीके से जोड़ा बनाना है कि 2 संख्या बनानी है और उनको अगर हम घटाएं तो 6 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिया 3 दिया 9, 9 दूनी 18 हो गया, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया। तो 18 और 12 ऐसे जोड़ा बना दिया। ठीक, तो ये हो गया वाई स्क्वायर। 18 वाई में से मैं घटाऊंगा 12 वाई, तो 6 आ जाएगा। एक जोड़ा, 2 जोड़ा। इस जोड़े से वाई ओवरनिस्ट, वाई स्क्वायर से एक वाई बाहर आ गया तो एक वाई बचेगा। वाई बाहर है तो 18 आ जाएगा, चिन्ह है माइनस। यहाँ सिंगल वाई है तो 12 ओवरनिस्ट आ जाएगा। बाहर नेगेटिव है, अंदर है, चिन्ह बदल के पॉजिटिव हो जाएगा। 12 कम 12, यहाँ 18 है तो यहाँ 18 ही आएगा। ये चीज़ समान है तो आपने सही किया है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो ओवरनिस्ट निकाला है दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। यदि y प्लस 18 बराबर 0 तो प्लस के 18 इधर आके हो जाएगा माइनस का। ठीक, भुजा कभी माइनस में नहीं आती तो ये हो जाएगा अमान्य। ठीक है, यदि y माइनस 12 बराबर 0 तो माइनस के 12 इधर आके हो जाएगा प्लस का 12, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी कि जो छोटी भुजा होगी 12 होगी, और जो बड़ी भुजा होगी वो कितनी होगी? 18 होगी। बड़ी भुजा कितनी होगी? 18 होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा देखें
बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रखे हैं, सारे लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। गणित के साथ साथ विज्ञान भी मैंने पूरा पढ़ा रखा है।